हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी चैप्टर के हैं और जेईई में 2021 जुलाई में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को लगाने से हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हमें कैसी तैयारी करके रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूरा पूछा गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें तुम्हें सारे रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे देखो, तो फिलहाल देखो क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैं पूरा रूल्स इसमें कौन कौन से यूज होते हैं है ना, तो वो सारे मैं बता के चलूंगा। ठीक है, तो पहले इंफॉर्मेशन देख लो क्या लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्ट ए निगेशन भी कहते हैं इसे। तो ए पर जब कोई साइन लग जाता है तो उसको निगेशन या ए बार हम लोग कह के काम चलाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, और इसका मतलब क्या होता है अभी मैं बताता हूँ सारा। तो एक इंफॉर्मेशन ये दी हुई है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये दी हुई है, तीसरी इंफॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी की ये दी हुई है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की ये पहली दूसरी तीसरी इंफॉर्मेशन है और एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर के स्क्वायर। ठीक है, और के की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी कर रही है। तो तुमसे कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, ए बी और सी में एटलीस्ट एक घटना घट जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, इसकी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी दे के भी ये पूछ सकता था क्वेश्चन, पर ऐसा नहीं पूछा क्योंकि एग्जामिनर ये भी चाहता है कि आप एटलीस्ट वन का मतलब भी जानते हो या नहीं। जब भी एटलीस्ट वर्ड यूज हो जाए समझ लो यूनियन वर्ड, अरे सॉरी यूनियन लगाना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर ए और बी दो इवेंट पे कहा जाए कि कम से कम कोई एक घटना घट जाए, जैसे मान लो दो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कम से कम कोई एक सॉल्व कर ले, एटलीस्ट एक जो है सॉल्व कर ले, तो वहां पर ए यूनियन बी लगेगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी कब लगता है, जब एटलीस्ट होता है। और जैसे दो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और कहा जाए दोनों सॉल्व कर ले, दोनों ही सॉल्व कर लें, एक ही साथ कई घटनाएं साथ घटित हो जाएं, तो वहां पर इंटरसेक्शन लगता है साइन। ठीक है, तो चलो अभी सब कुछ क्लियर और करता हूं। तो फिलहाल ये इंफॉर्मेशन है और तुमसे कहा जा रहा है एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी की प्रोबेबिलिटी जो है वो इनमें से क्या सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले तुम ये जान लो कि वेन डायग्राम में अगर हमारे पास एक इवेंट ए ये है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट होता ही है, तो बाहर वाले को हम ए डैश या ए सी या ए बार साइन से ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इन तीनों का मतलब सेम होता है। जब भी कैपिटल लेटर के ऊपर कुछ भी लिख दिया जाए प्रोबेबिलिटी में, तो ये जान ले, कुछ भी क्या लिखोगे, अब यहाँ पे जो है डी तो लिख नहीं दोगे है ना, ई तो लिख नहीं दोगे, तो आप सिर्फ ए के ऊपर जो साइन लगता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, तो डैश लगता है या सी लगता है या बार लगता है, तो कोई भी साइन लग जाए तो उसका मतलब निगेशन होता है। निगेशन मतलब कि वो घटना नहीं घटनी है। जैसे मान लीजिए कोई डाइस तुमने फेंका और इस पे 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। ठीक है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए जो है 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है 1/6 होती है ना, और 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको पी ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पी ए बार कितना होगा, पी ए बार का मतलब होता है 1 माइनस पी ए, मतलब कि अब ये वाली घटना ना घटे। डाइस को फेंका 6 आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को अगर हमने पी ए कह दिया तो पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6। ये तुम्हें पता है, फिर भी हल्का सा बता दे रहा हूं। ठीक है, तो चलो ये, और इसमें एक चीज और तुम जानो कि जैसे मान लो हमारे पास दो इवेंट्स ए और बी हैं। ठीक है, ये ए है और ये बी है, तो इधर वाली की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाती है, ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार, और बीच वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या कहलाएगा, ए के बाहर है पर बी के अंदर है। और देखो अगर ए ये है तो जाहिर सी बात है ए बार बाहर है, अगर ये इसकी प्रोबेबिलिटी को पी ए कहा जा रहा है तो इसके बाहर वाले की प्रोबेबिलिटी को पी ए बार कहा जाएगा। ठीक है, जगह ए है, ये जगह ए बार है, इसकी प्रोबेबिलिटी को पी ए कहा जा रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी को पी ए बार कहा जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, है ना, इसको थोड़ा बीच में कर दे रहा हूं। हाँ, तो बच्चों जो है ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जगह, इस साइड वाली जगह को, इसको हम लोग क्या कहेंगे, और ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो इस वाली जगह को कहेंगे ए का कॉमन बी के बाहर से, ए का कॉमन लेना है बी के बाहर से, तो ये वाली जगह आएगी, इसको ऐसे रीड करेंगे। ठीक है, हाँ, ऐसा मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर का जब बेसिक पढ़ाया था, बेसिक क्या जब चैप्टर पे पढ़ा रहा था उसमें मैंने ये सब पूरा अच्छे से क्लियर कर रखा है। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये ए के बाहर है और बी के अंदर है। ठीक है, तो ए इस वाली जगह को हम लोग कहते हैं पी ए बार इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे को हम क्या कहते हैं, या हम
इस पी ए को क्या ये लिख सकते हैं, पी ए बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो ये फार्मूला सही है। अब इसी फार्मूले पर मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए, भाई ये आपको जानना चाहिए ना, ये पूरे ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिस प्लस दिस, सीधा सीधा हिसाब किताब है। आप पी ए बराबर दिस प्लस दिस कर दोगे, हो गया। अच्छा पीबी बराबर क्या लिख सकते हो, पीबी बराबर आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। ए बार का मतलब ए के बाहर जाना है और कॉमन लेना है बी से, ठीक है, ए के बाहर जाना है और बी से कॉमन लेना, तो ये वाली जगह आएगी ना। तो ये एक फार्मूला है जिसे आप लोग इस तरह से याद कर सकते हो जैसे मैं कह रहा हूं, और जो मैं कह रहा हूं इसी तरीके से याद करोगे तभी हमेशा के लिए याद भी रहेगा, मैक्सिमम टाइम तक याद रहेगा, ठीक है, और कभी प्रेशर नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर। अच्छा एक बात और, इसको देख करके ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखना हो, इस पूरे की प्रोबेबिलिटी लिखनी हो, तो क्या इन तीनों को जोड़ करके हम ये लिख सकते हैं? बोलो, देखो ये याद हो जा रहा है कि नहीं याद हो जा रहा है? आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिए और उसमें ये सब नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। जब क्वेश्चन आ जाता है ना तो 4 मार्क्स, आप समझ रहे हो, जितने भी मार्क्स आपको मिल रहे हैं वो आपके लिए आपके फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा है? तो आप लोग एक एक चीज को इतना वेटेज दो कि अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम छोड़ के नहीं आएंगे, तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो P ऑफ ए यूनियन बी बराबर दिस प्लस दिस प्लस दिस कह दिया, ठीक है, अच्छी बात है। वैसे एक फार्मूला और तुमने पढ़ रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, इसको नेक्स्ट पेज में कर देता हूं, ठीक है। एक फार्मूला और तुमने पढ़ रखा है ना, जैसे ये ए है और ये बी, ठीक है। ये जब मैं ए लिख रहा हूं तो ए सेट मतलब ए कोई इवेंट है, ये बी इवेंट है। अगर मैं पी लिख दूंगा तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी को लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब ये ए है और ये बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब होता है ये पूरा, समझ में आ रही बात? तो ए यूनियन बी बराबर हम ऐसे भी लिखते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आज मौका मिला है तो इसको अच्छे से तुम लोग क्लियर कर लो, है ना। तो ए यूनियन बी पूरा, तो पी ए प्लस पी बी, तो बीच वाली जगह जो है 2 बार जुड़ चुकी है। देखो ये वाली जगह जो है ना, ये वाली जगह पी ए प्लस पी बी करने में 2 बार जुड़ गया, तो उसको एक बार घटा दो ना, तो ये पूरा आएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास जो है ये 3 इवेंट्स के लिए तुमने पढ़ा होगा, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ए बी और ये सी, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इस फार्मूले का यूज हुआ है आज की ये जो क्वेश्चन आप लगाने जा रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी वाला जो फार्मूला होता है उसका यूज हुआ है, तो मैं इसको एक बार लिख दे रहा हूं। देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, इस पूरे की प्रोबेबिलिटी अगर लिखनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी ए प्लस पी बी पूरा ये जोड़ देंगे प्लस पी बी जोड़ देंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात, और सी जोड़ देंगे प्लस सी की प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे, ठीक है। जब प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में कुछ कहा जा रहा है तो हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में इसका रिजल्ट लिखेंगे। तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, पर ये वाली जगह देख रहे हो ना, ये वाली जगह ये 2 बार जुड़ गई है, तो उसको एक बार घटाना पड़ेगा ना, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आ रही बात। तो आपने क्या किया, जो जगह 2 बार जुड़ गई उसको आपने एक बार माइनस कर दिया, ठीक है। तो ए और बी के जो ये बीच वाली जगह, जब पी ए प्लस पी बी किया तो ये वाली जगह 2 बार जुड़ गई थी, तो उसको एक ही बार जुड़ना चाहिए, तो उसको एक बार घटा दिया, ठीक है। अच्छा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाली जगह है ना, ये वाली जगह भी 2 बार जुड़ चुकी है, तो इसको भी एक बार घटाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हाँ, और जो ये वाली जगह देख रहे हो ना, ये वाली जगह भी 2 बार जुड़ गई है, चलो तो उसको भी घटा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। मगर यार ये वाली जगह है, ये वाली जगह, इस वाली जगह की क्या गलती थी यार, जब पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी किया था तो ये वाला जो जगह था 3 बार जुड़ गया था, तो तुमने इसको घटाया, इसको घटाया, इसको घटाया, तो ये बेचारा 3 बार घट भी गया। तो यहां तो एकदम जो है एक जगह खाली आ गई है ना, खाली जगह यहां मिल रही है, ये वाला तो जुड़ा नहीं है अभी तक। भाई तुमने पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी किया, फिर माइनस 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 3 बार किया,
ठीक है, तो ये वाली जगह 3 बार आई और 3 बार चली गई, तो यहां पे तो खाली है ना, इसको जोड़ना पड़ेगा ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तीनों में जो कॉमन पार्ट है उसको आप लोग एक बार फिर जोड़ दोगे, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस प्लस दिस। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले का आज हम लोग को यूज करना है। ठीक है, तो चलो जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन, है ना। तो कहां है क्वेश्चन हमारा, ये। ठीक है, तो इसमें ये सारी इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं और इसके बाद हमें सॉल्व करना है। तो अब इन सारी इंफॉर्मेशंस को हमें एक साथ ठीक से लिखना पड़ेगा। चलो अब देखो, ये इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, अब इसको हम वेन डायग्राम में बनाएंगे। देखो ये जो वेन डायग्राम में है, ए ये है, बी ये है और सी ये है। ठीक है, ये ए ये बी और ये सी। तो ए बार इंटरसेक्शन बी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी बार, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम, और यहां पर देखो ए बी सी 3 इवेंट्स हैं, ए बी और ये सी। ठीक है, तो तीनों में ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कौन सी है, देखो ए बार इंटरसेक्शन, मतलब ए के बाहर जाना है और बी के अंदर रहना है। वो जगह खोजो जो ए के बाहर है पर बी के अंदर है, वो जगह खोजो जो ए के बाहर है और बी के अंदर है। ध्यान दो, तो ए के बाहर और बी के अंदर, तो ये वाली जगह है ना, देखो ए के बाहर और बी के अंदर ये वाली जगह। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी बार, ए का कॉमन बी बार, मतलब ए में तो है पर बी के बाहर है, तो ये वाली जगह। ठीक है, समझ में आ रही बात। हाँ। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने जो सिचुएशन है वो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा लिख सकते हैं नहीं। देखो अगर हमें ये और इन दोनों का सम दिया हुआ है तो वास्तव में पी ए प्लस पी बी, जब पी ए प्लस पी बी किया तो बीच वाला 2 बार जुड़ा हुआ, उसको 2 बार घटा दो, उसको लेना नहीं है, हमें बस इधर का लेना है पार्ट और इधर का लेना है। तो पी ए प्लस पी बी किया तो बीच वाली जो जगह है वो 2 बार जुड़ी हुई है, तो उसे 2 बार घटा दो। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के हम इस वाले इंफॉर्मेशन, पहली वाले इंफॉर्मेशन को लिख दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 माइनस ए दिया हुआ है। ठीक है, हम बार साइन से फ्री होना चाहते हैं। जब बार साइन से फ्री हो जाओगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाता है, इसीलिए हम बार साइन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो बार साइन को पहले हटाएंगे। देखो बार साइन को अगर हटा सकते हो तो पहले हटा ही लिया करो, तो उससे तुम्हें बड़ा आसानी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलो ये हो गया। अच्छा अब ये देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, है ना, माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बराबर 1 माइनस 2 के दिया हुआ है। जैसे आपने इसे किया वैसे ही आप इसे कर दीजिए। ठीक है, देखो एकदम सेम टू सेम वैसे ही दिया हुआ है ना। ठीक है, तो आपने इसके लिए भी वही रूल लगा दिया, तो इसको बार बार डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं कि बी और सी, ए और सी में हम वही सेम चीज करें। तो अगर ए और सी में करते तो ये और ये दोनों का सम, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो वही ठीक है। हाँ, तीसरा वाला क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और ये जो क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रहे। ठीक है, अब जेईई मेन में तो ऐसा हो गया है कि रिपीट बहुत ज्यादा हो रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग अगर अनसॉल्व से ही अच्छे से क्लियर कर लो तो भी तुम लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो पी बी प्लस पी सी माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये बराबर कितना दिया है, 1 माइनस के। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब देखो ये तीनों को हमने ऐसे लिखा और ये तो दिया ही हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके आगे क्या करते हैं, अब इन सब को हम जोड़ देंगे। ठीक है, चलो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। इसको मैं नेक्स्ट पेज में चल रहा हूं, तो इसको हम लोग अगर जोड़ देंगे तो देखो क्या बनता है। अगर हम इन सब को जोड़ देते हैं तो हमारा बनेगा पी ए प्लस पी ए, पी बी प्लस पी बी और पी सी प्लस पी सी, तो 2 पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी
और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हो गया। तो हमने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया। तो लेफ्ट साइड वाले जब सबको जोड़ दोगे तो तुम्हारा ये रिजल्ट निकलेगा। बराबर कितना आ रहा है, ये बराबर आ रहा है 3 माइनस कितना 4 के, चेक करो। हाँ सही है। और देखो अब ये जो टर्म मिल रहा है ना, ये इससे तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और एग्जामिनर ने क्या दे रखा है। तो यहां से आ गया पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये हो गया 3 माइनस 4 के अपॉन 2। सही है, देखो करेक्ट। तो बस ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इसमें अगर मैं वो जोड़ दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इसमें मैं कुछ जोड़ने जा रहा हूँ, ध्यान रहे। इसमें मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जोड़ दे रहा हूँ दोनों तरफ। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू जो दिया हुआ है के स्क्वायर दिया हुआ है, 3 माइनस 4 के अपॉन 2 प्लस के स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैंने इसको जोड़ दिया दोनों तरफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि अभी एक फार्मूला हमने पढ़ा था। क्या फार्मूला पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये पूरा फिर ये जोड़ देते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होता है। ठीक है, इसी को तो अभी पढ़ा तुम लोगों ने कि इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होती है। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान दो, जो क्वेश्चन में पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी, जानते हो क्या पूछा गया था? ए यूनियन बी यूनियन सी। जब कभी तुमसे कहा जाए कि एटलीस्ट एक घटना घट जाए तो तुरंत ये जान लेना कि ए यूनियन बी यूनियन सी वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें यही निकालना है। और इसकी वैल्यू होती है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो ठीक है, इसके लिए फार्मूला अभी हमने देखा था। तो चलो इसमें जो है जो हमने किया था, तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये वैल्यू आ गई हमारी 3 माइनस 4 के और प्लस 2 के स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब आप इसकी मिनिमम वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू के बारे में तुम बड़े आसानी से आइडिया लगा सकते हो। मिनिमम मैक्सिमम जो भी है इसके बारे में तुम बहुत आसानी से तुम गेस कर सकते हो। ठीक है, और ये वास्तव में क्वाड्रेटिक में चला गया। तो क्वाड्रेटिक का कोई बहुत ज़्यादा रूल यूज नहीं हुआ है, बस आपको देखना है कि आखिर ये जो दिया हुआ है इसको और हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं। तो 2 के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 3 डिवाइड बाई 2, और अगर इसमें 2 कॉमन ले लें तो के स्क्वायर माइनस 2 के और प्लस 3 डिवाइड बाई 2, और इसको लिख सकते हो 2 के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 3 डिवाइड बाई 2। अब देखो इसकी वैल्यू के बारे में और आइडिया लगने लगा। 2 के माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। क्वाड्रेटिक को जो है और अच्छे से समझने के लिए, उसके ग्राफ को समझने के लिए, उसकी वैल्यू को समझने के लिए सबसे अच्छा काम जो हम कर सकते हैं उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लिया परफेक्ट स्क्वायर में, और हमें पता है के की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू करेक्ट 0 नहीं होगा, क्योंकि के की वैल्यू के बारे में क्या दिया हुआ है? के बिलोंग टू 0 से 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और के की वैल्यू करेक्ट 1 नहीं है। अगर के की वैल्यू करेक्ट 1 होती तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाना पॉसिबल है। ये पक्की बात है, इससे तो बड़ा ही होगा श्योर। मैं यहां पर अगर यहां पर क्लोज ब्रैकेट होता है ना तो के की वैल्यू करेक्ट 1 भी ले सकते थे। अगर ले रहे होते तो यहां पे इक्वल साइन लगा दिए होते, पर के की वैल्यू करेक्ट 1 नहीं हो सकती है। ये 0 के नजदीक जा सकता है। के की वैल्यू जैसे मान लो 0.99999 हो जाए तो ठीक है, ये लगभग 0 हो जाएगा, पर करेक्ट 0 नहीं होगा। तो पक्की बात है इससे तो अधिक ही होगा ये। तो जो हमारा आंसर है वो ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपने देखा था इसका जो आंसर है ये वाला आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें हमने कई चीजें रिवाइज कर ली वेन डायग्राम से। और अगर मान लो क्वेश्चन आता है, चलो इसमें तो कुछ ज्यादा लिखना पड़ा, वैसे क्वेश्चन तो इतने आसान आसान आते हैं कि मैं क्या बताऊं। देखो ये जो है ना वेन डायग्राम में आप लोग इसको रीड करना समझ लो। एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, यूनियन यूनियन करना है,
और इसका मतलब एक साथ दो घटनाएं घटनी हैं, और इसको कैसे हम लोग लोकेट करते हैं वेन डायग्राम में, क्या रूल है लोकेट करने का, है ना। जिस पर बार साइन लगा है उस वाले गोले के बाहर जाओ, और जिस पर कुछ नहीं लगा है उसके अंदर रहो अगर इंटरसेक्शन साइन लगा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग आइडिया लगाते हैं, और आप लोग इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, है ना। आज के दौर में ना शांति से बैठे रहोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं यार जिनकी प्रैक्टिस करनी है, इन सबको करके इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप लोग एक अपना पर्सनल नोट्स बना लो और उससे आप लोग रिवाइज करते रहा करो, है ना। और जो क्वेश्चन आपको एकदम रिपीटेड दिख रहे हैं पहले तो वही क्वेश्चन कर डालो, ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं वो कर डालो, और फिर बचा हुआ समय है वहां पर तो जो और क्वेश्चन है वो थोड़े से हैं क्वेश्चन जो नहीं कर पाए हो तो उसको भी लगाने की कोशिश करो। वैसे 80-85% क्वेश्चन तो बड़े आसानी से आपका लग सकता है इसमें, अगर आप अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी बना करके चलो, ठीक है। एक नोट्स, पर्सनल नोट्स तो जरूर बना लो रिवीजन के लिए, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अब 4 डाइस आर रोल्ड एंड द आउटकम्स आर पुट इन 2x2 मैट्रिसेस। अब ये देखो इस तरह क्वेश्चंस भी आजकल बहुत आ रहे हैं कि एक मैट्रिक्स तैयार करना है और उस मैट्रिक्स के बारे में कुछ दे दिया जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तरह तरह की बातें उसमें कर दी जाएंगी जो भी। तो फिलहाल जो है 4 डाइस आर रोल्ड, 4 डाइस को फेंका गया, ठीक है, और जो उस पर आया उनके नंबरों से एक मैट्रिक्स तैयार की गई 2x2 ऑर्डर की। देखो ध्यान से, आपको एक मैट्रिक्स तैयार करना है ABCD, ऐसा तैयार करना है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सच दैट अ मैट्रिक्स विल बी नॉन सिंगुलर एंड ऑल इट्स एंट्रीज आर डिफरेंट। मतलब वो जो चारों नंबर्स हैं वो अलग आ जाए, ठीक है, और उनसे एक मैट्रिक्स तैयार किया जाए। तुमने जैसे 4 डाइस को फेंका, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, तीसरे पे 3 आया, चौथे पे मान लो 6 आया, तो 1 2 3 और 6 तुम ऐसे रख दोगे। तुमने मान लिया कि जो ये पहला वाला डाइस है, ये दूसरा वाला, ये A, ये B, इस वाले डाइस पे जो आएगा वो A है, इस वाले डाइस पे जो आएगा वो B है, इस वाले पे C और इस वाले पे D। ऐसे एकदम सिस्टम बनाया गया है, कोई ऐसे नहीं कर दिया गया कहानी। तो 4 डाइस फेंका जा रहा है, ठीक है, हाँ, इस पर जो आया वो A है, इस पे जो आया, ये डाइस जैसा लगना चाहिए ना, चलो ठीक है। तो जो इस पर जो आया, इस वाले डाइस पर जो आया उसको A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया, इसको D कह दिया, ऐसा, ठीक है। तो ABCD है ना। तो ये एक मैट्रिक्स तैयार करना है, ठीक है, और वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो जाए और उसके सारे जो नंबर्स हैं ABCD वो सारे के सारे अलग भी हो जाएं, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर हो जाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा, वैसे सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं आपको पता है? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जब इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, मतलब AD माइनस BC बराबर 0 हो जाए, मतलब AD बराबर BC हो जाए। समझ में आ रही बात? तो अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा, और नॉन सिंगुलर है तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इक्वल टू 0 समझ लेना ज्यादा आसान है, AD बराबर BC समझ लेना ज्यादा आसान है। इक्वल का कब होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अलग अलग, अभी बताता हूं पूरा डिटेल में। तो A इंटू D बराबर B इंटू C हो जाए, ये समझना ज्यादा आसान है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना ज्यादा आसान है। और फिर 1 में से इसको घटा देना, जो प्रोबेबिलिटी आएगी 1 में से घटा देना, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझ में आ रही बात? देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है कि 4 डाइस भैया फेंके जा रहे हैं, और इस पर जो आ रहा है उसको A, इस पे B, इस पे C और इस पे D, और ABCD की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0। पहले हम इक्वल टू 0 सॉल्व कर ले रहे हैं, इससे पूछा गया है कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पर हम इक्वल टू 0 को सॉल्व कर ले और 1 में से घटा देंगे बाद में, ठीक है। तो मतलब A इंटू D माइनस B इंटू C बराबर 0 हम पहले करके देख लें, AD बराबर BC। तो AD बराबर BC हो जाए ये तुमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब AD बराबर BC के एनालिसिस चलो चालू करते हैं, ठीक है। तो AD बराबर BC हो जाए ये कितने तरीकों से पॉसिबल है भाई? 4 डाइस फेंके जा रहे हैं, हाँ, तो AD हम सिंगुलर हो जाने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, और सिंगुलर निकाल करके, सिंगुलर मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, ऐसा सोच करके हम सॉल्व कर ले रहे हैं, और अंत में 1 में से घटा लेंगे, वही हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा नॉन सिंगुलर के लिए, ठीक है। तो AD बराबर BC कैसे हो सकता है?
अब AD बराबर BC ऐसे हो सकता है, देखो अगर भाई डाइस फेंका जा रहा है तो 1 2 3 4 5 6, भाई देखा जाए तो डाइस फेंका जा रहा है तो 1 2 3 4 5 6 में सही कहानी होगी, है कि नहीं? तो अगर A1 आ जाए, D6 आ जाए और ये 2 आ जाए और ये 3 आ जाए तो बराबर तो है, देख लो भाई ऐसा मैट्रिक्स अगर बन जाए 1 6 और 2 3 तो जाहिर सी बात है डिटर्मिनेंट 0 जा रहा है, तो ये और तो इसका मतलब ये निकलेगा कि 1 3 2 6 जो मैट्रिक्स बनेगा तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। ठीक है, हम अभी सिंगुलर को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना आंसर तो नॉन सिंगुलर का निकालना है, तो सिंगुलर का आंसर निकाल करके हम लोग 1 में से घटा देंगे प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो फिलहाल AD बराबर BC हो जाना कैसे कैसे पॉसिबल है? एक तो 1 6 2 3 हो जाए, ठीक है, एक ऐसा भी हो सकता है 1 6 3 2। देखो मजा आया भाई, एक यहां पर 1 निकल आए, यहां पे 6 निकल आए, यहां पे 3 आ जाए, यहां पे 2 आ जाए, समझ में आ रही बात? नहीं AD बराबर BC कह रहा हूं ना, तो यहां पर 1 आ जाए, यहां पर 6 आ जाए और यहां पर 3 आ जाए और यहां पर 2 आ जाए, तो जाहिर सी बात है AD बराबर BC ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, एक और तरीका है पता है, 6 × 1 बराबर 2 × 3, ध्यान दो, एक और तरीका है 6 × 1 बराबर 3 × 2। देखो ध्यान से, पहले 1 6 के लिए हमने किया दोनों, फिर 6 1 के लिए कर लिया, ऐसा हो जाना पॉसिबल है कि नहीं? हाँ, और ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अक्सर जो मैट्रिक्स वाले जो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं ना, उनमें अक्सर ऐसा करते हैं कि हम लोग को जो है काउंट करना पड़ जाता है। ये ध्यान रखना, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो अक्सर हमें काउंटिंग करना पड़ जाता है। एक बार काउंटिंग देखना पड़ता है और बाकी फार्मूले लगते हैं, ऐसा नहीं है, मगर काउंटिंग का इफेक्ट जरूर, काउंटिंग देख जरूर लिया करो उसके अंदर यार, जरूरी है तुम्हारे लिए, है ना। चलो फिलहाल और भी तरीका है। अब तुम्हें लग रहा होगा अरे सर, अब तुम ये समझ लो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ ऐसा करना है कि AD बराबर BC हो जाए, और कुछ कर सकते हो? कर सकते हो। 2 × 3 बराबर 1 × 6 भी तो सकता है भाई, A और D की वैल्यू 2 और 3 और ये 1 और 6 ऐसा भी तो सकता है, ये 1 6 और 2 3 ऐसा भी तो सकता है। ठीक है, तो इसी में से बन रहा है, देखो ध्यान से। और ये जो 4 है ना, ऐसे ही 4 और तैयार हो जाएंगे, इसको पलट पलट के इसको उधर उसको इधर कर दो। ठीक है, और इधर देखो 3 × 2, और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको अच्छी तरीके से जरूर कर लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उनमें ये सबसे अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा जिसमें खूब एनालिसिस करनी पड़ जा रही है, तो इससे रिवीजन भी बढ़िया हो जा रहा है आप लोगों का, है ना। तो एक ऐसा हो गया, फिर ये जो है 2 × 3 के साथ आप 6 × 1 लगा सकते हो, है ना, और 3 × 2 के साथ 6 × 1। तो हमने क्या किया, हमने इसी में राइट वाले को लेफ्ट और लेफ्ट वाले को राइट में लिख दिया। तो कुल मिलाकर ऐसे 8 तरीके हैं, 1 6 2 3 ऐसा आ जाए तो ऐसे 8 तरीके हैं। ठीक है, ऐसे 8 तरीके हैं, और भी है, तुम्हें पता है AD बराबर BC हो जाने के और भी तरीके हैं, पता है कौन कौन से? इसमें देखो, अगर 2 6 और 3 4, अगर ये 2 हो जाए और ये 6 हो जाए और ये 3 × 4 हो जाए, बोलो ये तरीका इनसे एकदम अलग है कि नहीं? ये भी 8 तरीके डेवलप करेगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई तीसरा और तरीका नहीं है, और कोई कॉलम नहीं बनेगा, बस इतना ही। तो और इसमें भी देखो, अब 8 तरीके तुम बना लोगे, जैसे मैंने ये किया वैसे तुम बना लोगे, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, पर मुझे बना देना चाहिए, है ना। तो 3 × 4, और तुम लोग भी बोलते चलो 3 × 4, नहीं 3 × 4 क्यों, अभी इधर ही चलो 6 × 2 कर लो, है ना, और इधर जो है 3 × 4 और 6 × 2 के साथ 4 × 3 कर लो। ठीक है, और बस ये जो 4 है इसी को ऐसे रिपीट कर दो, कैसे? 3 × 4 पलट करके, ये इधर वो उधर। ठीक है, पहले देखो 2 6 के साथ हमने कहानी कर दी, और फिर 6 × 2 के साथ कहानी कर दी। ठीक है, राइट वाले की। तो 3 × 4 बराबर 2 × 6, 4 × 3 बराबर 2 × 6, है ना, और 3 × 4 के साथ 6 × 2 और 4 × 3 के साथ 6 × 2। तो कुल मिलाकर के हमारे कितने केसेस हो गए? हमारे टोटल मिलाकर के जो है ये 8 और ये 8, कुल मिलाकर 16 केसेस हो गए। तो 16 तरीकों से हम लोग जो है सिंगुलर मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स बनाने का तरीका हुआ 16। ठीक है, बस अब इतना हो गया तो आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये समझ में आ गया ना, 2 6 के साथ ये, 6 × 2 के साथ ये, और फिर इसको पलट दिया 3 × 4, 4 × 3 के साथ ये, और फिर यहां पर 3 × 4, 4 × 3 के साथ 6 × 2। ठीक है, तो अब कुल मिला के 16 तरीके हुए। तो 16 तरीके तो ये हुआ, और इसमें एक चीज और ध्यान दो, जब 4 डाइस फेंकोगे तो टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल थे?
टोटल आउटकम्स इतने पॉसिबल थे। ध्यान दो, इतना पूरा, अरे भाई ये करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो मैंने तुमसे पूछा गया था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रोबेबिलिटी निकालो, तुमने सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रोबेबिलिटी के लिए आगे कदम बढ़ा दिया है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तो ऐसे 16 तरीके, और 4 डाइस को फेंकोगे तो भैया पहले वाले पे 6 तरीका, भाई पहले वाले डाइस पर 6 तरीके से आ सकता है, दूसरे वाले डाइस पे 6 तरीके से कुछ आ सकता है, तीसरे और चौथे पे भी ऐसे। तो कुल मिला के इतना आउटकम्स, और 1 में से यही तुम घटा दोगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तुम्हारी आ जाएगी। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर ये होना चाहिए, जो क्या बोलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए ताकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तैयार हो जाए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रोबेबिलिटी निकाल करके, सिंगुलर वाले का तरीका निकाल करके, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से घटा दिया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे, 2 पहले काट लिया जाए, और 2 4 जाए 8, और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये आ गया 1 - 1/81, और ये आ गया 80/81। ठीक है, 80/81। तो ये इसका आंसर फाइनल होता है। तो 80/81 इसका आंसर फाइनल हुआ। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए और ऑल इट्स एंट्रीज आर डिफरेंट। तो हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, हमने इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले उसका उल्टा सॉल्व किया, सिंगुलर के तरीके निकाल लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और फिर 1 में से डायरेक्टली घटा दिया, हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन से ये केस मेकिंग वगैरह मैट्रिक्स में इसका आइडिया तुम्हें लग गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा ये क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है, लेट n बी अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर मतलब 10 11 12 13 14 ऐसे करते करते बढ़ते जाना है, मतलब 99 तक, है ना। तो लेट n बी अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है। इफ n इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन, मतलब ये जो 10 से लेकर 99 तक नेचुरल नंबर है उनमें से n को एट रैंडम सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सच दैट 2 power n - 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 2 की पावर n - 2 जो है ना, 2 power n - 2 ये मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 समझते हो ना, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ये हुआ कि जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, जो भी नेचुरल नंबर्स जो है वो 3 से डिविजिबल हैं, वो 3 के मल्टीपल ही तो हैं। 99 भी क्या है, 3 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 3 से डिविजिबल भी है। तो 3 का मल्टीपल हो जाए या 3 से डिविजिबल हो जाए, बात एक ही है ना। तो चलो फिलहाल ये कहा जा रहा है 2 power n - 2 जो है मल्टीपल ऑफ 3 निकला है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और n की वैल्यू 10 से लेकर 99 तक तुम कुछ भी ले सकते हो, एट रैंडम ले सकते हो। ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये जो 2 की पावर n - 2 जो तुम देख रहे हो, 2 की पावर n - 2, इसकी वैल्यूज क्या क्या आती हैं ये जरा देख लिया जाए। देखो n बराबर 2 पर चेक करो, मैं n बराबर 2 पे भी चेक कर ले रहा हूं। n बराबर 2 पर ये 2 आता है, n बराबर 3 पर कितना आता है, ये आता है 6 आता है। ठीक है, 6 मल्टीपल ऑफ, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं कि n की वैल्यू बदलने पर कैसे मल्टीपल ऑफ 3 आता है, और इसी में से आंसर आ जाएगा, ध्यान रहे। और ये बायनोमियल थ्योरम वाले तरीके से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है यार, ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अब देखो कुछ किताबों में बायनोमियल थ्योरम से भी सॉल्व किया गया है, और मैं तुम्हें बिना बायनोमियल थ्योरम के इसे सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, तो n बराबर 4 ले लेते हैं, तो ये कितना जाएगा 14 3 का मल्टीपल नहीं है भैया। n बराबर 5 लेते हैं तो अच्छी बात है, ये 3 का मल्टीपल है, देख रहे हो। n बराबर 5 लेते हैं 32 - 2 30। n की वैल्यू 6 ले लें तो ये 62 नहीं है मल्टीपल। ठीक है, n बराबर 7 ले लेते हैं तो कितना आएगा, हाँ 126 है ना, 126 भाई 128 - 2, n बराबर 7 रख के देखोगे तो इसकी वैल्यू 126। तो 126 जो है 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड करो, डिवाइड हो जाएगा। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है ये जो है ये ऑड पर जो है कुछ खास हो रहा है इसके अंदर? तुमसे कहा जा रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू ऑड होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर n - 2 जो है ये मल्टीपल ऑफ 3 तभी होगा
जब n की वैल्यू ऑड हो जाए, n एक ऑड नेचुरल नंबर हो जाए, तो पक्की बात है 2 की पावर n माइनस 2 जो है मल्टीपल ऑफ 3 होगा। ठीक है, और n की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है भाई, 10 से लेकर के पूरा 99 तक। ठीक है, पर n की वैल्यू अगर तुम रखते हो 11, है ना, ऑड रखना है, ध्यान रहे ऑड नंबर पे ही ये मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है। 11, 13, 15, 17, अब इसकी वैल्यू तुम नहीं निकाल पाओगे, पर आइडिया लग चुका है तुम्हें कि n की वैल्यू ऑड रखने पर इसमें जो है जो वैल्यू इसकी आएगी वो मल्टीपल ऑफ 3 होगी। ठीक है, तो n 11, 13, 15, 17 ऐसे करते हुए कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा। कितने नंबर्स हैं इसमें, 99 बराबर 11 प्लस k माइनस 1 इंटू डी करके तुम जल्दी से सॉल्व कर लो। 88 अपॉन 2 प्लस 1 बराबर k, है ना, 99 माइनस 11 88 हो गया ना, और अपॉन 2 प्लस 1, तो k बराबर कितना आ गया 45। कुल मिला करके ये टोटल कितने हैं 45 टर्म्स, तो ये 45 टर्म्स हैं। मतलब जो n एट रैंडम लिया जा रहा है वो इन 45 में से ले लिया जाए तो पक्की बात है 2 की पावर n माइनस 2 की जो वैल्यू है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, तो चलो ठीक है, n की वैल्यू तो आ गई। अच्छा ये बताओ तुम्हें लेना किस में से था, तुम्हें लेना था टोटल 10, 11, 12, 13, जो सारी पॉसिबिलिटीज हैं वो कितनी है, कहां तक 99 तक। अब बताओ इसमें कितने टर्म्स है, 99 बराबर 10 प्लस लैम्डा माइनस 1, अरे एपी ही तो बनेगा, तो 99 बराबर 10 प्लस लैम्डा माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1 है, तो ये कितना जाएगा 89, इसमें से घटा लो, और प्लस 1 बराबर लैम्डा, तो लैम्डा बराबर 90, कुल मिला के 90। ऐसे कर लिया करो, कंफ्यूजन नहीं होता, कभी कभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो कुल मिला के 10 से लेके 99 तक 90 टर्म्स हैं। ठीक है, 10 से लेके 99 तक 90 टर्म्स हैं, और 45 जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स हैं वो ऐसे नंबर्स हैं, अगर इनकी वैल्यू ले ली जाए तो पक्की बात है 2 की पावर n माइनस 2 मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 45 फेवरेबल अपॉन टोटल। n की वैल्यू टोटल कितनी है 90, 90 में से किसी एक को लेना है एट रैंडम, और अगर इन 45 में से कोई एक निकल आए तो 2 की पावर n माइनस 2 मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो मल्टीपल ऑफ 3 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई, जिससे मल्टीपल ऑफ 3 बन रहा है, और टोटल 90 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, आंसर हो गया 1/2। ठीक है, तो 1/2 इसका आंसर फाइनल। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, कहा गया ये रहा 1/2। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ये बिना बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए किया हुआ है, और आप अगर बुक्स में देखोगे तो मतलब जो सॉल्व इसके आए हुए हैं तो उसमें देखोगे तो ये बाइनोमियल थ्योरम से किया गया, उसको भी आप समझ सकते हो बड़े आसानी से, और जैसे मैंने तुम लोगों को बताया इससे भी आइडिया लग जा रहा है तुम्हें। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं, और भी कोई क्वेश्चन आया हुआ था क्या इसमें। चलो आया हुआ है क्वेश्चन, अब देखो अक्वाइनस टॉस 10 टाइम्स लो, एक्वाइनस टॉस 10 टाइम्स, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है कि इसकी वैल्यू जो ग्रेटर देन 0.9 हो जाए, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और देखो ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको बार बार पढ़े रहो, ठीक से पढ़े रहो, जैसे ही आएगा तुरंत विद इन 15 सेकंड आंसर निकाल लो वहां पर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो एकदम कई बार आ चुके हैं और फिर से रिपीट हुआ है तो इसमें समय नहीं लगना चाहिए। अगर तुम इसमें 30 सेकंड दे रहे हो तो ज्यादा दे रहे हो, 15 सेकंड बहुत है। देखो अक्वाइनस टॉस 10 टाइम्स अब आया हुआ है, करा रहा हूं तो इसको मैं पूरा करा देता हूं। ठीक है, अक्वाइनस टॉस 10 टाइम्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज ग्रेटर देन 0.9, एटलीस्ट एक हेड, एटलीस्ट 1 हेड आ जाए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये कहा जा रहा है 0.9 से ज्यादा आ जाए। ठीक है, वैसे है ना, और फिर मिनिमम नंबर ऑफ एन पूछा गया कि एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक कॉइन को लेकर कितनी बार टॉस किया जाए कि कम से कम एक बार हेड आ जाने की प्रोबेबिलिटी 0.9 से भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, वैसे एक बार सोचो कि अगर किसी कॉइन को टॉस करते तो पहली बार में हेड आ जाए तो 1/2 प्रोबेबिलिटी, 2 बार टॉस किया तो कम से कम एक बार हेड पड़ जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। 10 बार तुम टॉस कर दो कॉइन को, कम से कम एक बार हेड पड़ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जितनी बार ज्यादा बार तुम टॉस करोगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी लगातार बढ़ती जाएगी। तो इसमें कहा जा रहा है कि कितनी बार कम से कम हम टॉस कर दें कि हेड की जो प्रोबेबिलिटी है 0.9 से भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 हेड की जो प्रोबेबिलिटी है कहा जा रहा है कि भैया 0.9 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है,
तो इसी को तुम्हें सॉल्व करना है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, ठीक है, ये वास्तव में होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। नो हेड की प्रोबेबिलिटी घटा दो, हेड आएगा ही नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मान लीजिए 1/100 है, लेट्स सपोज दैट, हेड आएगा ही नहीं, 1/100 प्रोबेबिलिटी। तो 1 में से 1/100 हटा दो तो कम से कम कहीं ना कहीं तो आया होगा, एटलीस्ट एक बार हेड तो पड़ा होगा, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट है नो हेड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, ठीक है। तो 1 माइनस नो हेड है। अब n बार टॉस किया जा रहा है, एक बार भी हेड नहीं पड़ रहा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, तो 1 माइनस 1/2 की पावर n। अरे इसको 1 माइनस 1/2 की पावर n डायरेक्टली लिख सकते थे, अरे टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी तो 1/2 ही होती है, ठीक है। तो ऐसे लिख दे रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। तो भैया एक बार भी हेड नहीं पड़ा, तुमने उसको n बार टॉस किया, एक बार भी हेड नहीं पड़ा, ठीक है। एकदम उल्टा वाला प्रोबेबिलिटी निकाल करके 1 में से घटा दोगे तो कम से कम एक बार तो हेड पड़ा होगा। यही काम ना हो, नो हेड वाला जो है केस ना हो, तो जाहिर सी बात है कम से कम एक बार तो हेड पड़ा होगा, है ना। तो 1 माइनस दिस, और क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा रहा है, 1 माइनस 1/2 की पावर n इज ग्रेटर इक्वल टू 0.9। तो चलो भाई इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 0.1 इसको इधर समझ में आ रहा है ना। तो 1/2 की पावर n इज लेस देन 1/10, 2 की पावर n ग्रेटर इक्वल टू 10। इसको उधर कर दो, इसको उधर कर दो, ठीक है। अब ये नहीं कि इसको पलट करके और साइन नंबर, और जब पलट भी रहे हो तो साइन पलट जाएगा, ठीक है, चाहे जैसे समझ लो। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बोलो, n/1 रखोगे गलत है, 2 रखोगे गलत है, 3 रखोगे नहीं सही हो रहा है, 4 रखोगे, अरे वाह, n की मिनिमम वैल्यू 4 होनी चाहिए, कम से कम 4 बार तो टॉस कर देना चाहिए। तो n की जो मिनिमम वैल्यू, अभी 2 की पावर n ग्रेटर इक्वल टू 10 कब आएगा, जब भाई n की जो मिनिमम वैल्यू है 4 रख दें, 2 की पावर 4 16 होता है, तो कम से कम 4 तो होनी चाहिए। तो n की मिनिमम वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो कम से कम 4 बार टॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार रिपीट हो चुका है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो, है ना। अगर आएगा, फिर आएगा अगर अगले एग्जाम में, तो आप लोग विदिन 15 सेकंड निकाल लीजिएगा, ठीक है। वो भी मैं ज्यादा कह रहा हूं और जल्दी कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसमें लिखा हुआ है ऑल पॉसिबल वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग वेर फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन जो वर्ड आप देख रहे हो, इसके सारे लेटर्स को इधर उधर करके मीनिंग और मीनिंगलेस वर्ड्स बनाए गए, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट m appears at the 4th पोजीशन, m जो है चौथी पोजीशन पर ही रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, सोचो। एग्जामिनेशन में क्या कहा जा रहा है, EXAMINATION, ये जो आप देख रहे हो m जो है ये 4th पोजीशन पर फिक्स करना है, m जो है 4th पोजीशन पर ही रहे, ये कहा जा रहा है तुमसे, ठीक है। तो भैया NE कितना होगा, NS कितना होगा, निकाल लो भाई। देखो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि टोटल निकाल लेंगे भाई, NS कितना है, टोटल तरीका कितना है, टोटल तो भैया देख लो। अच्छा इसमें एक चीज और बता दे रहा हूं, पहले देखो EXAMINATION कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं ये देख लो। A 2 बार आया है, I 2 बार आया है, M 2 बार आया है, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, कुल मिला के 11, ठीक है। तो ये जो टोटल है ना, NS कितना आएगा, NS आएगा आपका 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रही बात, ये NS हो गया, मतलब हाँ टोटल भैया एग्जामिनेशन वर्ड के सारे लेटर्स को इधर उधर किया गया, खूब अरेंज किया गया, तो इतने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो जो प्रोबेबिलिटी आपकी फाइनल आने वाली है ना, उसमें नीचे 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आने वाला है, ठीक है। ये तो समझ में आ गई बात आपको, है ना। चलो अच्छी बात है। अच्छा अब ये तो m अगर चौथे पोजीशन पर अटक ही जाए, ठीक है, तो अगर m को तुम चौथे पोजीशन पर फिक्स कर दो तो 3 इधर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 इधर और 3 इधर। हमने क्या किया, हमने जगह बना दी, 3 इधर 7 इधर और 1 कुल मिला के 11 है ना। तो m को चौथे पोजीशन पर अगर फिक्स कर दे तो 3 इधर होने ही चाहिए ना, तभी तो चौथे पोजीशन पर आएगा और 7 उधर।
तो m को अगर फिक्स कर दिया जाए तो बची हुई जगह को हमें इनसे और इनसे भरना पड़ेगा। ध्यान दो, m तो फिक्स हो गया, अब तो m इधर उधर करेगा नहीं, m तो भैया आराम से बैठ गया शांति से, भैया हम बैठ गए, अब तो हम हिलेंगे नहीं। तो अब इन चारों और ये जो मतलब इन सबको मिला करके ये जो 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हीं 10 को इस 10 जगहों पर तुम सेट कर दो। तो 10 फैक्टोरियल कितना, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। कैसे? अरे भैया m को फिक्स कर दिया तो बचे हुए 10 ही को तो तुम अरेंज करोगे, ठीक है। तो ns ये हो गया और वास्तव में ये n ही है। जब m को हम चौथी जगह पे फिक्स कर दे रहे हैं तो n ही ये हो जाएगा। तो इसी को हम ऊपर कर देंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये टोटल तरीका जिसमें m कहीं भी आ सकता है, पूरे 11 को तुम अरेंज करो, और ये वाला तरीका जब m को फिक्स करके बाकी 10 को तुम अरेंज कर रहे हो, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, जो है हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये सब कट गया। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और ये दोनों कट गया और ये 1/11, ठीक है। तो 1/11 इसका आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो 1/11 इसका आंसर फाइनल होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, आपके बारे में पता लगाया गया था। एग्जामिनर आपके बारे में पता करना चाहते हैं कि आपने कितना क्या कैसे पढ़ा हुआ है। तो अब इन क्वेश्चनों को लगा करके आपको समझ में आ गया, समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों को हमेशा तैयार करके रखना चाहिए, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऐसे ही जो है आए हुए क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लो। पहले तो पूरा सब्जेक्ट ठीक से क्लियर कर लो, सारे बेसिक्स वगैरह सब कुछ, ठीक है, वो तो ज़रूरी है ही। और उसके बाद आप आए हुए क्वेश्चन से खूब प्रैक्टिस करो ताकि आपका माइंड सेट हो जाए कि क्या लेवल एग्जैक्टली चल रहा है एग्जाम का, ठीक है। चलो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।